तो आइए स्टार्ट करते हैं शानदार जोश के साथ में। आप लोगों के सामने 7 क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप भी इसी के साथ में आंसर देते हुए चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ओपन एयर लैब टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक ओपन एयर लैब बनाएगी यहां पर जो कि क्लाइमेट चेंज की स्टडी करेगी कि इस तरीके से यहां पर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये कहां पर साइंटिस्ट के द्वारा बनाएगी, इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। जो स्टडी करेगी यहां पर व्हेल मछली या फिर एल्गी या और भी जो भी इस तरीके से जो चीजें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपैक्टेड हो रहे हैं ओशन के अंदर, बेसिकली फोकस ये रहना है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको एसर भी आप लोग बोलते हैं, ये ईयरली सर्वे किया जाता है। कौन सी एनजीओ के द्वारा किया जाता है, इस एनजीओ का नाम आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, इसकी वजह से ये पता चला कि एक्चुअल में क्या लेवल है बच्चों का स्कूल में, तो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है ये एनजीओ। जब आती है आप लोगों को पता होगा, हिंदू में कई सारे आर्टिकल भी आते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है एक सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन आप लोगों को बताना है इंडियन पीनल कोड का, जिसके थ्रू यहां पर अगर कोई शत्रुता यहां पर एनिमिटी यहां पर बनाने की कोशिश की जाती है रिलीजन, कास्ट या फिर लैंग्वेज के बेस पर, तो यहां पर उसको ये पनिश करता है। यानी कि धर्म के नाम पर या फिर रेस के रिलीजन के नाम पर किसी को लड़ाना नहीं है, उसको रोकने का काम करता है इंडियन पीनल कोड का ये सेक्शन आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, यह बात की जा रही है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है उसके बारे में। कोस्टल रेगुलेशन जोन में यहां पर कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड और कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड, अगर ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को कोस्टल एरिया में कोई डेवलपमेंट करना है तो राज्य से यहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये कौन से एरिया के यहां पर बेसिकली ये जोन है जिनके लिए राज्य से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी यहां पर एक क्लियरेंस दिया जाता है। यहां पर ये है कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट, तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा ये जोन है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को बताऊंगा, समझ में आ जाएगा ढंग से। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको डिक्लेयर किया गया है आल्सो ए टाइगर रिजर्व। ये एक पर्टिकुलर हिली एरिया में पड़ते हैं। इस हिली एरिया का नाम आप लोगों को बताना है और 2 नाम से इसको पुकारा जाता है, इंग्लिश में और हिंदी में, आप लोगों को पता होना चाहिए। और तमिलनाडु में है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कंट्री के बारे में जहां पर रिसेंटली अभी हिंदी को एज ए थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है अब इसके कोर्स में, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है यहां पर जो इसके कोर्स में कंट्री के बारे में नहीं, एक सिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है बेसिकली, ओके। और ये कंट्री है यहां पर यूएई की अगर बात करेंगे आप लोग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यहां पर 2.6 जो मिलियन है वो हमारी कंट्री के लोग रहते हैं। कितनी परसेंटेज बनाते हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन का, ये भी आप लोगों को बतानी है। रीजन क्या है, रीजन ये है अगर यहां पर देखिए इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड कर लिया जाएगा कोर्ट के अंदर, तो इससे फायदा ये होगा कि वहां पे जो जनता रहती है हमारी कंट्री की, उनको जस्टिस मिल पाएगा अगर उनके साथ में कुछ गड़बड़ कोई गलत चीज होती है। तो इसलिए यहां पर ये लैंग्वेज यूज करने की बात की जा रही है कोर्ट के अंदर, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी लैंग्वेज फॉरेन में कोर्ट में यूज हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आंसर बताऊंगा अभी, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर यह चिली के बारे में, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं इसको कई सारे, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं चिली। तो यहां पर ये साइंटिस्ट के द्वारा ये ओपन एयर लैब टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये यहां पर देखने को मिली। अगर आप लोग यहां पर मैं मैप में दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया बीचों बीच में हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग यहां से थोड़ा सा इधर आएंगे, ये हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में थोड़ा सा इसको जूम करके अगर आप लोग देखेंगे तो ये है पर्टिकुलर एरिया, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटिगो यहां पर इसकी कैपिटल हो गई, यहां पर हो गया अर्जेंटीना, जो कि कई बार आप लोग कई सारे रीजन की वजह से न्यूज में देखने को मिलता है। बाकी आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के। यहाँ पर ये हर बार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, प्रथम नाम की एक एनजीओ है जिसके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। यह है सेक्शन 153A इंडियन पीनल कोड का, जो कि यहाँ पर ये बातें करता है कि यहाँ कोई भी एनिमिटी यहाँ पर नहीं फैलानी है, रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, ये सारी जो चीजें हैं इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों को नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो स्टेट के द्वारा अथॉरिटी अप्रूव दी जाती है, यह है अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रूरल वाले एरिया के बारे में, ये यहां पर रखा गया है इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड के अंदर में। और जब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर आप लोग देखते हैं, जब यहां पर बात की जाती है नीचे आप लोग अगर आएंगे थोड़ा सा, तो ये आप लोगों को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वाला एरिया अपने अंडर में रखा है बेसिकली,
क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू एक काफी बड़ा इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में याद रखेगा। तो राज्य को यहाँ पर दे दिया गया अर्बन और रूरल वाला एरिया, और बाकी इकोलॉजिकल वाला एरिया यहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अपने अंडर में रखा है। यहाँ पर बात की थी मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये नीलगिरी हिली वाला एरिया जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी पुकारा जाता है साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु के अंदर। आबू धाबी है ये सिटी, यहाँ पर थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली गई है कोर्ट की हिंदी। इसी के साथ में अगर बात करें दूसरे नंबर पर, आप पहले और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन कौन सी है, अरबिक और इंग्लिश। तीसरे नंबर पर हो गया अब हिंदी यहाँ पर, ठीक है। और 2.6 मिलियन कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पर 30% इनकी टोटल पॉपुलेशन का इंडियन है। आबू धाबी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो ये था क्विज, काफी इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोग कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट मिल सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास में यहाँ पर ये टास्क रहता है कि किस तरीके से इसको रेपो रेट यहाँ पर कंटेन करना है, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिक्स किस तरीके से किया जाता है, ये स्पेशलाइज टारगेट है इसके पास में, स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर को बोला गया कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां पर कंप्लीट कंट्रोल रहता है मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो ये है 3 स्टेटमेंट, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया नन। अपना सही आंसर बताइए, इसके बाद में आप लोग आंसर देखेगा। तो यहां पर जो सही आंसर है इसका ये है बी, यानी कि 1 and 3 यहां पर सही है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया था ये 2016 में इसका गठन किया गया था। 2016 में जब गठन किया गया ये बोला गया कि आप लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करना है। जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो इनको टारगेट दिया गया यहाँ पर 4+-2 आप लोगों को यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करना है, यानी कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 2 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। ये इनको टास्क दी गई और काफी हद तक ये इसको कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एक फैक्टर यहां पर नहीं होता है कि एक फैक्टर की वजह से इन्फ्लेशन होता है। इंटरनेशनल में ट्रेड मार्केट में क्या चल रहा है, यहां पर ट्रेड वॉर चल रही है, इसके अलावा ऑयल का प्राइस कैसा है, इसी के साथ में मॉनसून आता है या नहीं आता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो हाथ में नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर मैक्सिमम मोटा मोटा तौर पर बोले तो ये आप लोग याद इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जा रही है, ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो यहां पर होते हैं इसके चेयरमैन। एक्स ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर पहुंचे वैसे यहां पर इसके चेयरमैन बन गए कमेटी के। तो ये होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का मतलब बेसिकली होता है किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाने की वजह से कोई दूसरी पोस्ट आप लोगों को मिल जाए तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर ऐसा कोई नहीं है कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, ये गलत स्टेटमेंट है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। रेपो रेट वगैरह भी इसी के द्वारा यहां पर कंटेन किए जाते हैं, इन्फ्लेशन को भी यहां पर टारगेट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी। 3 यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं और 3 यहां पर गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर इसमें बन सकता है कि किस लॉ में यहां पर या किस एक्ट में यहां पर इसको रखा गया है, तो कहां पर इसको बेसिकली इसकी डेफिनेशन बताई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा यहां पर ये सब सेक्शन जिसके सेक्शन बना रखे हैं, तो सेक्शन 45(z)(b) में यहां पर इसके बारे में बात बता रखी है, यानी कि बेसिकली आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक्ट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिफाइन किया गया है बेसिकली, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बोला जा रहा है कि कौन से इंडेक्स इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज में भी है तो वो भी हम लोग बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट के लिए। तो खासकर सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, दूसरा यहां पर बात की जा रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, तीसरा बात की जा रही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो कौन सा यहां पर रिलीज किया जाता है सीएसओ के द्वारा, तो यहां पर सही आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 1 and 3 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर बताइए। सही जो आंसर है यहां पर ये इसका बी, यहां पर बेसिकली जो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और इंडस्ट्रियल यहां पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये सीएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है इसके आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे सीएसओ को क्यों न्यूज में है, ये देखिए रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में सीएसओ
जिसको आप लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और इसी के साथ में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों को मर्ज कर कर एक नया ऑफिस बनाया गया है हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहां पर WPI के बारे में, तो इसको रिलीज किया जाता है अलग तरीके से। यहां पर आप लोग देखते हैं इसको रिलीज करने वाले यहां पर इकोनॉमिक एडवाइजर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर आता है, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यहां पर रिलीज करता है। और CPI और IIP यहां पर रिलीज किए जाते हैं CSO के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। यहां पर बेसिकली 8 कोर सेक्टर पर फोकस दिया जाता है और उनकी ग्रोथ देखी जाती है कि कितनी यहां पर उनकी ग्रोथ है, और उसके बेस पर हमारी कंट्री की भी यहां पर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि देखिए जो बड़े बड़े है ना पर्टिकुलर एरिया, कि उनको देख लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में ये सेक्टर अगर ढंग से काम कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है यहां पर कि कितना ज्यादा यहां पर चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है। तो उसके बेस पर फिर पूरी कंट्री का पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारी कंट्री में बेसिकली ये एरिया है, ये सेक्टर है। तो उसके बेस पे आप लोगों को याद रख सकते हैं। 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी है वैसे, ये इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, यहां पर इसके अलावा कोयला, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, इनके 8 के ऊपर पूरा फोकस दिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है फ्लाई एश के बारे में। ये एक इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो यहां पे यानी कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। यहां पर बेसिकली किसके द्वारा प्रोड्यूस ये किया जाता है, ये बताना है। ए में बोला गया फर्टिलाइजर प्लांट, बी में बोला गया ऑयल रिफाइनरी, सी में बोला गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डी में बोला गया थर्मल पावर प्लांट। तो सही ऑप्शन आप लोगों को यहां पर बताना है कि किससे यहां पर बेसिकली ये निकलता है। तो यहां पर जो निकलता है, हमारी कंट्री में आप लोगों को जो देखने को मिलेगा काफी बड़े स्केल पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है हमारी कंट्री में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग बोल सकते हैं। यह है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला यूज किया जाता है, तो उससे यहां पर ये फ्लाई एश निकलता है, जो कि इन्वायरमेंट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो इसकी वजह से कई बार यहां पर ये बोला जाता है कि या तो न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग प्रोड्यूस कर दो, स्टार्ट कर दो प्रोड्यूस करना, या फिर आप लोग सोलर सिस्टम जो है वहां पर उसका यूज करके आप लोग एनर्जी प्रोड्यूस करो, या फिर विंड से आप लोग एनर्जी प्रोड्यूस करो। बेसिकली कोयले से ऑल ओवर वर्ल्ड में मुहिम चलाई जा रही है, और कई कंट्री ने तो टारगेट भी अपने रख दिए हैं कि कोयले से आज की डेट में उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कम करना है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। नाम से आप लोगों को पता चल जाता है फिस्कल स्टेबिलिटी के बाद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक तरीके से किस तरीके से हमारी कंट्री में पर्टिकुलर एरिया में वित्तीय विभाग में स्थिरता लेकर आनी है। तो ये काफी जरूरी है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उसी के लिए यहाँ पर काउंसिल है। तो इसके बारे में बताया गया कि ये जो हेड की जाती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा हेड की जाती है। बेसिकली ये मॉनिटर करती है जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करती है। यानी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम ये सारी चीजें ढंग से यूज करना स्टार्ट कर दें, तो इसमें भी इंक्लूजन का काम करती है। तो बेसिकली मतलब ये है कि एक तरीके से हमारी कंट्री में किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में फाइनेंशियल जो एरिया है उसको किससे बढ़ाना है, लोगों तक लिटरेट करना है, और इसी के साथ में उनको कैसे इंक्लूड करना है इसके अंदर सिस्टम में, ताकि इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। देखिए आप लोगों ने एक एक्ट के बारे में सुना होगा जो कि मैंने कई बार जिक्र भी किया आप लोगों को पहले भी, वो है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बजट को मैनेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये यशवंत सिन्हा जी के द्वारा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और एक एक्ट आया था 2003 में। तो आप लोगों को याद होगा एनके सिंह कमेटी भी सेट की गई थी हमारी कंट्री में कि इतना खर्चा आप लोग करना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तो ये सारे काम किस लिए किए जाते हैं, ये सारे काम कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है, तो आइडिया रखेगा। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 नो 2? तो अपना आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। सही आंसर है इसका बी, ओनली 2। रीजन क्या है, रीजन ये है यहाँ पर ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा नहीं, यहाँ पर ये चेयर की जाती है, ये की जाती है हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो चेयर की जाती है वो गवर्नर के द्वारा और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने बात की जा रही है इनर लाइन परमिट के बारे में। किस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्थ ईस्ट में ये इनर लाइन परमिट यहां पर देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। तो यहां पर कौन कौन सा यहां पर ऑप्शन है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 1, 3 एंड 4, सी में बोला गया 2, 3 एंड 4, डी में बोला गया 1, 2 एंड 4। तो अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। जो सही आंसर है यहां पर ये है 1, 2 एंड 3, यानी कि आंसर हो गया इसका ए। बेसिकली यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, अभी रिसेंटली यहां पर नागालैंड के द्वारा एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया, जैसे कि आसाम के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन स्टार्ट किया गया, ऐसे यहां पर रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड ये छांट रहे हैं अपने एरिया में कि कौन यहां पर लोकल एरिया के नागाज हैं और बाकी कौन यहां पर फेक तरीके से आकर यहां पर बस गए, अलग तरीके का फेक सर्टिफिकेट वगैरह बनवा का। तो उसके लिए यहां पर ये इनके द्वारा NRIN इसको बोला गया है, RIIN, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस हैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली देखिए अंग्रेजों के टाइम पर होता क्या था, अंग्रेज चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो भी रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उसको निकाल कर वो ले जाएं। तो इसलिए हमारी ही कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वहां पर दूसरे हैं, उनको आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पर तो उन्होंने रिसोर्सेज निकालने के लिए उसको यूज किया गया। पर जैसे ही कंट्री आजाद हुई तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने भी इसको कंटिन्यू रखा, ताकि बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर आकर एनक्रोचमेंट न कर सके। यहाँ पर जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी है उनको आसानी से रहने दे, उनमें कोई रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी बातें यहां पर ध्यान की गई। तो इनर लाइन परमिट बेसिकली यही है कि हमारी ही कंट्री के सिटीजन को जाने के लिए वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्लिगेटरी किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर प्रोटेक्ट रखा जाता है पर्टिकुलर एरिया को। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में भी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ स्टेटमेंट है और बेसिकली इसके बारे में यहां पर पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN से रिलेटेड है। इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले बोला गया कि यहां पर एक तरीके से जो हमारी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का यहां पर काम किया जाता है। खासकर ये हमारी जो लाइफ साइकिल होती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बेसिक साइकिल होती है जिसमें सबको रखा गया है बेसिक जगह पर, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि क्या यहां पर बेसिकली यहां पर जो कंजर्वेशन है, यहां पर जो विटल बायोडाइवर्सिटी का, ये इंपॉर्टेंट है जो व्हील चलाने के लिए लाइफ साइकिल का, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर ये हेल्प करती है प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो भी आज के डेट में चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंट या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसका भी ये सॉल्यूशन निकालती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और नॉट 2। तो जो सही आंसर यहां पर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। बेसिक फंडा यही है कि इसके द्वारा फोकस ये किया जाता है, रिसर्च की जाती है, पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी की जाती है, सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, कैसे सेव करना है, कंजर्व करना है, किस तरीके से यहां पर एक प्रॉपर जो साइकिल है वो चलती रहे। तो इंटरनेशनल जो यहां पर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN, इसके द्वारा एक रेड लिस्ट भी जारी की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बेसिकली जो फ्लोरा एंड फ्योना है उससे रिलेटेड जो रेड लिस्ट यहां पर जारी की जाती है वो IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये अभी न्यूज में था क्योंकि जापान के द्वारा फिर से यहां पर व्हेलिंग स्टार्ट करने की बात की जा रही है लगभग 30 सालों के बाद में। तो बोला गया है कि ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है, ये अंडर यहां पर सेटअप किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। यहां पर सबसे पहले बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ए, क्योंकि इंडिया यहां पर मेंबर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसी स्टेटमेंट कई बार पूछ ली जाती है कि इंडिया इसमें मेंबर है या नहीं है। तो आंसर यहां पर ए हो गया। और जापान की वजह से ये काफी न्यूज में है, काफी लंबे समय बाद जापान के द्वारा फिर से यहां पर व्हेलिंग को स्टार्ट करने की बात की गई है। और जो कि देखिए आज के डेट में अगर देखेंगे लार्ज स्केल पर अगर एक्सप्लॉयटेशन अगर ओशन रिसोर्सेज का देखने को मिलता है तो उसकी वजह से भी यहां पर कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो बेसिक ये रहता है कि कैसे आप लोग को चीजों को इस तरीके में लेकर चलना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है। तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है एक स्वयदर्शन स्कीम के बारे में। तो यहां पर जो बात की जा रही है बेसिकली ये पूछा जा रहा है इसके लिए जो भी एरिया तैयार किए गए कि हाँ यहां पर पर्टिकुलर एक सर्किट बनाना है, कनेक्टिविटी बनानी है, तो कौन कौन से वो एरिया है यहां पर, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो मैच करना है पेयर आप लोग यहां पर। पहले बोला गया यहां पर कि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है रामायण सर्किट, सिक्किम में बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट सर्किट,
तमिलनाडु में बनाया जा रहा है यहाँ पर कोस्टल सर्किट और कर्नाटक में बनाया जा रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल सर्किट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में है 1 and 4, बी में है 1, 2 and 3, सी में है 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले तो स्कीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसको स्वदर्शन स्कीम के नाम से पुकारा गया और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी कि 100% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड किया जाता है। ठीक है, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम और दूसरा है सेंटर के स्पॉन्सर्ड की गई स्कीम। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि उसमें यहाँ पर राज्य भी कुछ ना कुछ पे करेंगे। मान लीजिए सेंटर क्या है 75% दे रहा है, राज्य 25% देंगे, तो उसको स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि 100% यहाँ पर सेंटर के द्वारा फंड की जाने वाली स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोग बोलते हैं। ये जो लॉन्च की गई थी 2014-15 में स्कीम लॉन्च की गई थी हमारी कंट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर जो इसका आंसर हो गया ये है स्वदेश दर्शन स्कीम। मिनिस्ट्री पूछी जाए कब पूछा जाए लॉन्च की गई थी तो ये याद रखेगा। आंसर इसका हो गया सही एग्जैक्ट बी, यानी कि बी आंसर सही है, ये तीनों सही है और यहां पर ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के बारे में। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको और भी यहां पर नाम से पुकारा जाता है, कौन सा यहां पर नाम है। पहला बोला गया है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, दूसरा बोला गया इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, तीसरा बोला गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, चौथा बोला गया यहाँ पर की कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर किसके नाम से और पुकारा जाता है। ए में बोला गया 1 and 3 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, बेसिकली 2 ओनली, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। बेसिक फंडा इसका है क्या? देखिए दो चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में बैलेंस बनाना है, ऐसा ही कुछ काम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बैलेंस बनाया जाता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें बैलेंस बनाना है, और जो फूड सिक्योरिटी है उसमें बैलेंस बनाना है, यानी कि दोनों में बैलेंस बनाना है। जो भी आज के डेट में हम लोग खा पी रहे हैं वो अवेलेबल होना चाहिए हमारे लिए भी और आने वाली जनता के लिए भी, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर नेचर को भी सेव करके चलना है और फूड सिक्योरिटी भी करनी है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट भी सेव आप लोग को रखना है। तो इस तरीके से इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ट्रीटी का बेसिक फोकस यही था जो कि 2001 में साइन की गई थी। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो इफेक्टिव किया गया था इसको इंप्लीमेंट ये किया गया था 2004 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और हाँ, मैड्रिड में यहाँ पर ये लोकेटेड है जब ये ट्रीटी यहाँ पर इसको साइन किया गया था। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहा है बेसिकली एक स्कीम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको बोला जा रहा है STRID, फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारी कंट्री की जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए ये ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, एक दूसरे के फील्ड में जा जाकर भी यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। तो इसके बारे में बोला गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये सपोर्ट करेगी रिसर्च जो भी कैपेसिटी है हमारी कंट्री में और लार्ज स्केल पर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगी। जो खासकर एक्शन है रिसर्च एक तरीके से अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी और नेशनल प्रायोरिटी यहाँ पर बनाई जाएगी, खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट को। इनके मोटे मोटे तौर पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, वो कोलैबोरेट कर काम करने वाली है। यहाँ पर यह है दूसरी स्टेटमेंट। बोला है लॉन्च की गई यहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर है इसका बेसिकली ए, यानी कि 1 and 2। ये यहाँ पर लॉन्च जो की गई है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है, ये यहाँ पर लॉन्च की गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा। यूजीसी यहाँ पर फोकस देकर चलने वाला है कि कैसे हमारी कंट्री में ये बेसिकली काम किया जाना है जिससे कि देखिए हर एक लेवल पर डेवलपमेंट हो सके। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक इंसान को एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले, ठीक है, तभी जाकर वो इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो एक इंसान को जब कैपिटल में कन्वर्ट करने की बात की जाती है तब यहाँ पर उसको आप लोग ह्यूमन कैपिटल, उसको एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूजीसी किसके अंदर आती है, तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर में ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।